जिस माध्यम को सहारा बनाता है तो वही माध्यम या तकनीकी क्या कहलाती है, यानी कि भाषा कहलाती है। यानी कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों का संप्रेषण करने के लिए या अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके को अपनाता है, जिस माध्यम को अपनाता है, उसे हम यानी कि भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद में यानी कि भाषा के रूप, भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। पहला होता है यानी कि सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। दूसरा होता है मौखिक भाषा। तीसरा होता है लिखित भाषा। यानी कि भाषा के तीन रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। क्योंकि भाषा से संबंधित भी एक प्रश्न आता है और वो भी यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो देखिए सांकेतिक भाषा में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यानी कि संकेत चिन्हों का या निशानों का प्रयोग करता है, तो वहाँ वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तथा जहाँ व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मौखिक तौर पर अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक मुख के द्वारा कहलवा करके और संप्रेषित करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को भेजने का कार्य करता है, तो वो मौखिक भाषा होती है। और जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके, लिपिबद्ध करके एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति के पास में भेजता है, तो उसे यानी कि लिखित भाषा कहते हैं। तो देखिए आज हम सबसे पहले आज भाषा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। सबसे पहले अपन को भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की एक भाष धातु है, उससे बना है, जिसका अर्थ यानी कि बोलना या कहना होता है। फिर इसके बाद में हम परिभाषा की बात करें। परिभाषा कि भाषा किसे कहते हैं, कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम या तकनीकी को अपनाता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम या तकनीकी को अपनाता है, उसे भाषा कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए भाषा के रूप या प्रकार। भाषा के रूप कहें या प्रकार कहें, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के यानी कि मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है यानी कि सांकेतिक भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है यानी कि लिखित भाषा। इस प्रकार से भाषा के 3 रूप माने जाते हैं, जिसमें पहला देखते हैं यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा क्या होती है, कि मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण अथवा आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों या निशानों का प्रयोग करता है। ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा नाम दिया जाता है। जैसे पहला उदाहरण, जैसे कि 4 रास्तों के समूह पर सांकेतिक चिन्ह होते हैं, यानी कि 4, जहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ 4 रास्ते गुजरते हैं वहाँ पर सांकेतिक चिन्ह बने हुए होते हैं, तो ये सांकेतिक चिन्ह। दूसरा है युद्ध की स्थिति में पताकाएं जैसे सांकेतिक चिन्ह। युद्ध की स्थिति में हम पताकाएं यानी कि बता करके और हम अपने संदेशों को यानी कि दूसरे सैनिकों तक यानी कि पहुंचा पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सांकेतिक भाषा जिनमें यानी कि संकेतों का या निशानों का यानी कि प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा रूप आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा
क्या होती है मौखिक भाषा? कि मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे तक मौखिक रूप में, यानी कि मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे तक मौखिक रूप से पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे संप्रेषण को मौखिक भाषा कहा जाता है। कि जब व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मौखिक तरीका अपनाता है तो वहाँ मौखिक भाषा होती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को सुनकर लोगों में उत्साह का संचार हो गया। तो यहाँ नेताजी के भाषणों को केवल सुना है, मौखिक तौर पर सुना है और सुन कर के और लोगों में यानी कि उत्साह का संचार हो गया है। इसी प्रकार से भाषा का एक तीसरा रूप लिखित भाषा। दो तो हमने पढ़ लिए, पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा यानी कि लिखित भाषा। देखिए इसमें व्यक्ति जब अपने विचारों को अथवा किसी कार्य को स्थायी रूप देने के लिए लिपिबद्ध करता है तो भाषा के ऐसे रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति जब अपने विचारों को अथवा किसी कार्य को स्थायी रूप देने के लिए लिपिबद्ध करता है तो भाषा के ऐसे रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को गृह कार्य करने के लिए कहा। अध्यापक ने छात्रों को गृह कार्य करने के लिए कहा। तो यहाँ जो गृह कार्य करने के लिए कहा किस रूप में? लिखित रूप में कहा है। फिर देखिए भाषा की कुछ अवस्थाएं होती हैं। भाषा की अवस्थाएं होती है कि भाषा का परिवर्तन किस किस प्रकार से हुआ समय के अंतराल पर। देखिए सबसे पहले जो भाषा काम में ली जाती थी वो वैदिक भाषा होती थी। सबसे पहले जो भाषा प्रयोग में ली जाती थी वो वैदिक भाषा कहलाती थी और इसका जो समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृति का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब इस वैदिक संस्कृति में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें वेद है, उपनिषद है, पुराण आदि की रचना यानी कि वही मानी गई है। इसके बाद में फिर भाषा में परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में लौकिक भाषा प्रयुक्त होने लगी। लौकिक भाषा का समय यानी कि 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ, तुलसीदास जी द्वारा रचित और अश्वघोष द्वारा रचित है। इन कवियों के द्वारा, महान कवियों के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, जो पुस्तकें रची गई, वो यानी कि लौकिक संस्कृत में। फिर कुछ भाषा में फिर परिवर्तन हुआ। लौकिक संस्कृत से फिर यानी कि कौन सी भाषा प्रयुक्त होने लगी? पाली भाषा प्रयुक्त होने लगी। सबसे पहले यानी कि वैदिक भाषा प्रयुक्त हुई, फिर परिवर्तन होने के पश्चात फिर लौकिक भाषा प्रयुक्त, लौकिक संस्कृत प्रयुक्त होने लगी। फिर इसके बाद में फिर पाली भाषा में प्रयोग होने लगा, पाली भाषा में रचना कार्य होने लगा। इसका समय 500 ईसा पूर्व से और प्रथम ईस्वी सन तक। इसमें कौन सी पुस्तकें? बौद्ध ग्रंथ हैं, वे जातक ग्रंथों की रचना वही मानी जाती है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ और जातक ग्रंथों की रचना वही मानी गई है। फिर भाषा में और परिवर्तन आया तो उसके बाद में फिर प्राकृत भाषा काम में ले जाने लगी। पाली भाषा के बाद में यानी कि कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा काम में ले जाने लगी। इसका समय काल था, समय होती यानी कि प्रथम शती से और 500 ईस्वी सन तक है। और इस समय के अंतर्गत जैन ग्रंथों की रचना हुई मानी गई है। फिर इसके बाद में भाषा में और परिवर्तन आया, जनमानस और नीचे उतरा तो फिर यानी कि कौन सी भाषा प्रयुक्त होने लगी? अपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा के बाद में
कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाने लगी? अपभ्रंश भाषा। और इसमें यानी कि कौन सा साहित्य रचा गया? लौकिक साहित्य की रचना की गई। अब देखिए इस अपभ्रंश भाषा को यानी कि 7 भागों में बांटा गया। यानी कि इस अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में यानी कि बांटा गया। कौन कौन सी? पहली है सौर सैनी, फिर है यानी कि मागधी, फिर है अर्धमागधी, इसके बाद में महाराष्ट्री है, फिर खस है, फिर है पैसाची, और अंत में 7वीं है ब्राह्मण। तो अपभ्रंश को यानी कि 7 भागों में बांटा गया। अब सौर सैनी है। सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी ये बोलियां आती। सौर सैनी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती? पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आती। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया बोलियां आती। उसी प्रकार से अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी बोली जाती, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा का क्षेत्र आता है। खस के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र आता है। पैसाची के अंतर्गत पंजाबी बोली जाती है और ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधी बोली जाती है। इस प्रकार से अपभ्रंश को यानी कि 7 भागों में बांटा गया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम यानी कि हिंदी का उद्भव, कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। देखिए इसका उद्भव सौर सैनी, अर्धमागधी व अपभ्रंश से माना जाता है। यानी कि इसका उद्भव सौर सैनी, किसका? हिंदी का। हिंदी का उद्भव सौर सैनी, अर्धमागधी व अपभ्रंश से माना जाता है। किंतु